नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। ये भी उसी समय की है जब मैं डीआईजी रेंज बरेली हुआ करता था। बात 20 जून 2019 की है। जनपद है बदायूं, थाना है फैजगंज बेहटा। वहाँ पर शाम के समय श्री राजेंद्र प्रकाश शर्मा, सन ऑफ वीरेंद्र कुमार शर्मा, रेजिडेंट ऑफ B18, आसियाना, थाना सिविल लाइंस, जनपद मुरादाबाद, ये थाने पर आए मुरादाबाद से। और उन्होंने इंस्पेक्टर फैजगंज बेहटा कृपाल सिंह को बताया कि मेरा बेटा शुभम, जिसकी उम्र लगभग 26 वर्ष है, 4 जून को घर से दिल्ली अपने दोस्त के यहाँ जाने के लिए निकला। 6 जून को करीब 11:30 बजे रात में उसकी माँ ने उसे फ़ोन किया, कहाँ हो, कब आओगे। उसने बताया कि मैं दफ्तरा स्टेशन से निकल चुका हूँ मुरादाबाद के लिए और गाड़ी चल दी है, मैं थोड़ी देर में मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पहुँच जाऊँगा। करीबन 11:30 बजे उसकी माँ को फ़ोन करके शुभम ने बताया कि मैं मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर उतर गया हूँ और 10-15 मिनट में घर पहुँच जाऊँगा। मेरा खाना बना लेना और खाना घर पर ही खाऊँगा। 12:30 बजे तक माँ खाना बना के इंतज़ार करती रही। पिताजी भी उनके जगते रहे, लेकिन तब तक वो नहीं आया, जबकि स्टेशन से 15-20 मिनट की दूरी थी सिविल लाइन में उनके मकान की। उसकी लोकेशन जानने के लिए फिर उसके मोबाइल फ़ोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई तो मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ मिला। शुभम के पिता राजेंद्र शर्मा आगे बताते हैं कि जब उसका बार बार फ़ोन मिलाने पर स्विच ऑफ बता रहा था, मैं भाग के रेलवे स्टेशन पहुंच गया, क्योंकि जिस समय उसने अपनी मां को बताया था कि मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गया हूं, 10-15 मिनट में पहुंच जाऊंगा, उस समय वहां गाड़ी की चहल पहल और रेलवे स्टेशन के अनाउंसमेंट जो हर समय होते हैं उसकी भी आवाज़ आ रही थी। मतलब कहने का कि कोई शक नहीं था कि वो उस समय रेलवे स्टेशन पर नहीं था। वो भाग के पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले ये पता किया कि 11:30 बजे कौन सी गाड़ी दफ्तरा रेलवे स्टेशन की तरफ से मुरादाबाद स्टेशन पर पहुंची है, वो किस प्लेटफॉर्म पर रुकी थी। जो जो सूचनाएं 10 मिनट आगे, 10 मिनट पीछे, आधे घंटे आगे, आधे घंटे पीछे की जहाँ जहाँ पता लगती रहीं, राजेंद्र शर्मा जी उस प्लेटफॉर्म पर जाकर लोगों से बातचीत करते थे। रात का समय था, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, इक्के दुक्के दुकानें वहाँ पर खुली हुई थीं। जो प्लेटफॉर्म की दुकानें हैं, कुछ दुकानें दिन में खुलती हैं और कुछ रात में मुस्तकिल खुलती हैं। उनसे भी बात की, हुलिया बताया, एक फ़ोटोग्राफ अपने पास रखे हुए थे वो दिखाया, मोबाइल में भी उसकी फ़ोटोग्राफ थी, वो बार बार दिखाते थे, लेकिन बच्चे का कुछ पता नहीं लगा। वो स्टेशन से बाहर तक, प्लेटफॉर्म से स्टेशन के बाहर तक, कि कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई हादसा हुआ हो, कोई हॉस्पिटल ले जाया गया हो, कोई टूट फूट हुई हो शरीर की, इसके बारे में भी पता करते रहे, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। सुबह के 8 बज गए। जीआरपी यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस और आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के थाने, दोनों ही थाने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हैं मुरादाबाद रेलवे स्टेशन में। कई कई बार राजेंद्र शर्मा वहां भी गए और उनके दिमाग में था कि रेलवे ट्रेन के भीतर या प्लेटफॉर्म पर अगर कोई भी दुर्घटना होगी तो वो जीआरपी की आंखों से नहीं बच सकती। वो इसी आशा में बार बार इनके पास जाते रहे। जीआरपी में कुछ सिपाहियों ने, जो उस समय ड्यूटी पर थे, उन्होंने कुछ कुलियों को, कुछ ठेले वालों को, कुछ खुंचे वालों को, कुछ फेरी लगा के चाय बेचने वालों को, इन लोगों को एक एक करके बुलाया, उन्हें फ़ोटो दिखाई और ये बताया कि करीब 11:30 पौने 12 बजे के आसपास ये आदमी प्लेटफॉर्म पर उतरा था, लेकिन कोई कुछ बता नहीं पाया। जीआरपी से वो बार बार क्यों पूछ रहे थे और उनके दिमाग में ये ऐसा क्या था, ये भी उन्होंने एक्सप्लेन किया कि साहब, इन लोगों से कुछ छिपा नहीं रहता। और बात भी सही है, क्योंकि जीआरपी और आरपीएफ वालों को स्टेशन पर रहने वाले, चाय बेचने वाले,
पूड़ी सब्जी बनाने वाले, खाना देने वाले, ठेले वाले, पानी की बोतल बेचने वाले और फल वाले, इनका सबका सीधा संपर्क, क्योंकि 24 घंटे उन्हें भी उसी लिमिटेड एरिया के प्लेटफॉर्म में और रेलवे कंपार्टमेंट्स में रहना है, और जीआरपी का भी जो जुरिस्डिक्शन है वो उतना ही है। इसलिए वो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं, पते से जानते हैं। और ट्रेन में जितने भी अपराध होते हैं, जैसे जेब काटना, सबसे बड़ा अपराध ट्रेन में आज की तारीख में जेब काटने का है। जेब काटना, गाड़ी की खिड़की पर बैठी महिला की चेन गाड़ी चलते ही खींच लेना, गाड़ी में रात में स्लीपर क्लास में सोते हुए महिलाओं की पर्स और मोबाइल फ़ोन चोरी कर लेना, रात में स्लीपर क्लास में बर्थ के नीचे जो अटैची सूटकेस रखे होते हैं उनका चोरी हो जाना। ऐसे पूरे अपराधों की जानकारी जीआरपी के सभी कर्मचारियों को, सभी क्या, जिनकी जो एक्टिव ड्यूटी पर रहते हैं, जो ऑफिस वाले हैं, उनसे इसका कोई लेना देना नहीं है। जो ट्रेन में ड्यूटी पर एक ट्रेन से, एक स्टेशन से कई स्टेशन आगे तक जाना, वहाँ से लौट के आना, यात्रियों की चेकिंग करना, सामान की चेकिंग करना, जो इस फन के माहिर सिपाही हैं उन्हें सब कुछ पता रहता है। कोई भी अपराध रेलवे स्टेशन का या ट्रेन के डिब्बों का इनसे नहीं छिप सकता और न ही इनसे कोई अपराधी बच सकता है। जीआरपी और आरपीएफ दोनों के जो सिपाही हैं, ज़्यादातर लोअर रैंक के जो अफसर्स हैं, वो इन लोगों को पालते हैं। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। लंबी दूरी की ट्रेन्स जैसे एक्सट्रीम साउथ से आगरा, दिल्ली, मथुरा, कलकत्ता, इन सब जगह जो लंबी दूरी की ट्रेनें जिनमें 24 घंटे से अधिक की यात्रा होती है, दिल्ली या मुंबई से कलकत्ता की, जो वो बीट इनकी बटी होती है, इन चोरों की, रेलवे में अपराध करने वाले लोगों की बीट बटी होती है, किस स्टेशन से किस स्टेशन तक ये करेंगे, उसके बाद के आगे कितने स्टेशन तक दूसरा आदमी करेगा जो उनके गैंग का है। तो इन्होंने अपनी बीट बांट ली है। एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि सपोज करिए इन्होंने देख लिया कि 8 लोगों का ये ग्रुप है, 5 महिलाएं हैं जिनमें बहुत मोटी मोटी चेन है, लेकिन अपनी बीट में ये वो काम नहीं कर पाए, तो आगे वाले गैंग मेंबर्स को, आगे वाले गैंग को वो बेचते हैं कि हमारा टारगेट है, इसके पास इतना माल है, इतने पैसे में मैं तुम्हें बेच रहा हूँ, तुम आगे कर लेना। और बेचने के बाद अगर वो भी नहीं कर पाता तो वो आगे बेच देता है डेस्टिनेशन तक के लिए। लेकिन इस बेईमानी के इस खेल में इनका जो हिसाब किताब होता है वो बड़ी ईमानदारी का होता है। बेचे हुए टारगेट से अगर उतना माल नहीं मिला जो कह के बेचा गया था, तो ईमानदारी से उस रेशियो में वो पैसा वापस भी कर देते हैं। और जीआरपी वाले किसी पर्टिकुलर ट्रेन में एक दिन में कितनी अटैची चोरी हुई, कितने मोबाइल चोरी हुए, कितनी जेबें काटी गईं और कितनी चेनें छीनी गईं, इनका हिसाब किताब रखते हैं। बहुत आसान है, जो भी सूचना जीआरपी के किसी थाने या चौकी पे अलोंग द रेलवे ट्रैक जहां गाड़ियां रुकती हैं आती हैं, वो आगे कम्युनिकेट करने के लिए कि फला गाड़ी में ये सूचना है, आगे के स्टेशंस को ये कन्वे की जाती हैं, फास्टेस्ट मीन से कन्वे की जाती हैं। तो वो इनकी जानकारी में होता है कि आज फला ट्रेन में 4 अटैचियाँ चोरी हुई, आज फला ट्रेन में 5 चेन खींची गई। तो ये पूरी जानकारी उसकी रखते हैं और उन्हें पता होता है कि किस ट्रेन का कौन सा गैंग कहाँ से कहाँ तक गया था। फिर जीआरपी इसका हिसाब किताब कर लेती है, उनसे संपर्क कर लेती है और ये मामला 24 घंटे में ही सलट जाना चाहिए। सूचना 24 घंटे में उन तक पहुंच जानी चाहिए और 24 घंटे में इनका कट इनको मिल जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ड्यूटी चेंज हो जाएगी इनका क्लेम ख़त्म हो जाता है। मैं आपको जो ये बातें बता रहा हूँ, ये कोई सुनी सुनाई बातें, किस्से कहानी की बातें नहीं बता रहा हूँ। अपनी कैरियर में बहुत ढेर सारे ट्रेन के ऐसे चोरों के गिरोहों के सस्टेन्ड इंटरोगेशन में ये सब बातें पता लगी हैं। जो लोग भी जीआरपी में रहे हैं या जो बड़े स्टेशंस वाले बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में रहे हैं, उनको सबको ये जानकारी है। बोलता है कोई या नहीं बोलता है, ये उसकी मर्जी है। मैं आपको इसी सिलसिले में एक घटना बताना चाहता हूँ। घटना यूँ है कि अगस्त 13 में प्रोफेसर एन जनार्दन, जो पीएचडी थे, ये प्रोफेसर थे इंग्लिश डिपार्टमेंट में मुस्लिम आर्ट्स कॉलेज तिरुवितांकोड में।
थिरुविधानकोडे, ये जिले का नाम है जो कन्याकुमारी, जो जगह का नाम है जो कन्याकुमारी जिले में है। वो अपनी पत्नी और अपने साथी प्रोफेसर की परिवार के साथ उत्तर भारत में कई जगहों पर दर्शन के लिए या कई जगहों पर घूमने के लिए ट्रेन से आए थे। वो आगरा, दिल्ली, मथुरा ये सब घूमने के बाद बिहार के एक छोटे से गांव नदारा गए। सामान्य रूप से कन्याकुमारी से आने वाले या उधर केरला से आने वाले लोग नदारा जरूर जाते हैं, क्योंकि नदारा तिरुवन्नामलाई के संत स्वामी योगी राम सूरत कुमार का जन्म स्थान है। ये पूरा ग्रुप वहाँ गया, जन्म स्थान पर दर्शन किया और वहाँ से वो छपरा रेलवे स्टेशन पर आया। छपरा रेलवे स्टेशन पर उनका रिजर्वेशन गंगा कावेरी एक्सप्रेस गाड़ी में था। वहाँ से ये चेन्नई जाने के लिए, फाइनल डेस्टिनेशन चेन्नई जाने के लिए छपरा से ये गंगा कावेरी में चढ़ गए। प्रोफेसर जनार्दन मिडिल सीट पर थे, सेकेंड क्लास जो बर्थ होती हैं उनमें, और उनकी पत्नी लोअर बर्थ पे थी। जैसे ही ट्रेन इलाहाबाद जंक्शन के भीतर हुई है, धीमी होनी शुरू हुई कि प्लेटफॉर्म आ जाएगा, सुबह के करीब 4 बज रहे थे। वैसे ही ट्रेन में चलने वाले गैंग्स के कुचक्के ने श्रीमती जनार्दन, प्रोफेसर जनार्दन की पत्नी के गले की एक मोटी चेन को खींच लिया। चेन खींचते ही वो फौरन, हल्की सी गाड़ी धीमी हुई थी और ट्रेन से उतर गया प्लेटफॉर्म आने के थोड़ा पहले। श्रीमती जनार्दन बर्थ से नीचे गिर गईं, जोर से चिल्लाईं। जनार्दन साहब भी तुरंत कूद के नीचे आ गए। उनके जो और साथ में ग्रुप के लोग थे, तमाम प्रोफेसर से उनकी फैमिली थी, वो सब आ गए। स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हो गई। इलाहाबाद स्टेशन पर भाग के ये लोग प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, मदद की गुहार की। वहाँ जो भी पुलिस वाले दिखाई दे रहे थे उनसे ये घटना बताई। लोगों ने जो वहाँ थे कि साहब जीआरपी में जाइए, रिपोर्ट लिखाइए। ये जीआरपी तक गए, वहाँ कोई उन्हें जिम्मेदार आदमी नहीं मिला। मुंशी लोगों ने कहा कि साहब आप सूचना सवेरे दे दीजिएगा फ़ोन से, और फ़ोन नंबर हमारे पुलिस स्टेशन का जो बाहर बोर्ड लगा है उस पर लिखा हुआ है। ये सब यहाँ वहाँ बात करते करते तब तक गाड़ी के चलने का सिग्नल हो गया। मायूस होकर ये सब फिर अपनी गाड़ी में बैठ गए। वहाँ से ये चलते चलते जबलपुर तक पहुँच गए, लेकिन इनकी कोई मदद नहीं हो पाई। प्रोफेसर जनार्दन ने पुलिस, पूरी गाड़ी जो इंटरकनेक्टेड थी उसमें टीटी, रेलवे के ऑफिसर्स और पुलिस, ट्रेन में चलती ट्रेन का जो गार्ड होती है उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। जो ट्रेन में चलने वाले जीआरपी के सिपाही थे, उन्होंने पूछा साहब चेन कितने की होगी। इन्होंने बताया करीब 10 तोले की। उस समय में ये 2.4 लाख की उन्होंने बताया था। ये जबलपुर पहुंच गए। फ़ोन से जबलपुर में इन्होंने इत्तला कर दी। पूछते पूछते पूरा दिन परेशान रहे बेचारे। और एक ऑफिसर वहाँ से, सब इंस्पेक्टर, इनकी ट्रेन पर आया। उसने 2 पन्ने सादे कागज़ दिए और कहा सब घटना लिखिए, अपना नाम और नंबर लिखिए। वो पूरी घटना लिखते, नाम नंबर लिखते, तभी तक फिर सिग्नल हो गया और गाड़ी आगे को चल दी। उन्होंने वो तहरीर तो दे दी, लेकिन उन्हें एफआईआर की कोई कॉपी नहीं मिली। उसके बाद फिर वो चेन्नई पहुंच गए और चेन्नई में फिर रेलवे स्टेशन पर गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के थाने में जाकर उन्होंने डिटेल्ड एफआईआर कराई। इधर इलाहाबाद रायबरेली एक सेक्शन है। इलाहाबाद रायबरेली सेक्शन के जीआरपी वालों को अगले दिन जीआरपी जबलपुर से डेली क्राइम की सूचना में ये पता लगा कि फलां महिला यात्री की गले की 10 तोले की चेन खींची गई है। आप समझ सकते हो कि फ़ौरन जो इंटरेस्टेड ग्रुप है जीआरपी का, उसको पता लग गया कि आज यही नहीं, इसके सहित कुल 4 चेनें अलग अलग ट्रेनों में उस दिन खींची गई थी। खैर, इनको पता था कौन गैंग है, कहाँ है। इनको सबको बजाय इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के, इन्हें रायबरेली रेलवे स्टेशन पर बुलाया गया। जीआरपी के वही 3-4 जो सिपाही, जीआरपी में भी इनको हिस्ट्री शीटर सिपाही कहते हैं, ये सिपाही और वो अलग अलग जगहों से वो गैंग मेंबर जिन्होंने ये सब काम किया था, वो रायबरेली रेलवे स्टेशन पर रुके। किसी बात पर बात बिगड़ गई और लात घूंसे शुरू हो गए।
मैं एसपी रायबरेली उस समय तैनात था। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। वायरलेस पर यह सूचना आई, जीआरपी रायबरेली ने सूचना दी कि सिविल पुलिस के लिए कि कृपया आ जाएं यहाँ पर। यहाँ प्राइवेट व्यक्तियों में और जीआरपी के सिपाहियों में कुछ झगड़ा हो गया। इंस्पेक्टर कोतवाली रायबरेली उस समय संतोष द्विवेदी थे। बहुत लहीम सहीम और बहुत ही इफेक्टिव इंस्पेक्टर थे। वो गश्त पे ही थे, रात्रि गश्त पे। जैसे ही सूचना मिली वो 5 मिनट में स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच गए। ये पता लगा कि अभी ये झगड़ा हो रहा था। सिपाही तो जाने वाली किसी ट्रेन से भाग गए, लेकिन 2-3 लोगों को पब्लिक के और जीआरपी के लोगों ने घेर रखा था। 2 लोग उनमें से मिले। उन दोनों को गाड़ी में बिठा के ये थाने पर ले आए। थाने पर उनकी सेवा सत्कार हुई और उनके पास से 2 चेनें बरामद हुई, 2 मोटी चेनें। 2 गाड़ियों के नाम उन्होंने बताया कि साहब एक गंगा कावेरी से, एक किसी दूसरी गाड़ी का नाम उन्होंने लिया, वो भी साउथ बॉर्न एक्सप्रेस थी। तो इन 2 गाड़ियों से अलग अलग समय, ये 4 बजे और वो करीब करीब सुबह 7:30 बजे चेन खींची गई थी। वो साबित चेन लेकर क्यों आए थे ये पूछने पर उन्होंने बताया कि इन सिपाहियों के साथ ही हमें इसे सोनार के पास ले जाना था, तौल करानी थी, बेचना था, नगद पैसा लेना था और फिर जिसका जितना हिस्सा बनता है वहीं पर बांटा जाना था। और ज़्यादा और कम बताने के चक्कर में ये झगड़ा हो गया। ये भी बताया कि साहब पूरे साउथ के लोग होते हैं और ये भी बताया कि हमारा सबसे इजी टारगेट होते हैं। साउथ की महिलाएं बहुत ज़्यादा गहना पहन के चलती हैं और ख़ासकर जब वो मथुरा, अयोध्या या बाकी धार्मिक स्थानों पर जाती हैं तो बहुत ढेर सारे गहने पहनी होती हैं। तो वो हमें बेचे जाते हैं, वो यात्री बेचे जाते हैं। वहाँ से शुरू होता है और आगे तक हम लोग उसको लेते हैं और कहीं न कहीं उसमें हाथ साफ कर लेते हैं। संतोष द्विवेदी चूंकि इफेक्टिव इंस्पेक्टर था, उसने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया साहब इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद की जीआरपी से उन्होंने संपर्क किया। आसपास की एक डेट बताई कि फलां तारीख को ये जो है ये घटना हुई थी। उन्होंने बताया कि हाँ ये घटना हुई थी। तहरीर उन्होंने दी थी, हम उन्हें कॉपी नहीं दे पाए, ट्रेन चली गई। उनका नाम श्री एन जनार्दन, प्रोफेसर जनार्दन था और वो अपना मोबाइल नंबर ही लिख पाए थे, तब तक ट्रेन चली गई। संतोष द्विवेदी ने वो नंबर उनसे ले लिया। उस नंबर पर मिलाकर बात करने की कोशिश की तो प्रोफेसर जनार्दन हिंदी नहीं समझ पा रहे थे, वो इंग्लिश में बोल रहे थे। फ़ोन काट दिया और फ़ोन काटने के बाद मेरे पास संतोष द्विवेदी, इंस्पेक्टर कोतवाली आ गए। उन्होंने कहा साहब इस तरह से गैंग के कुछ लोग पकड़े गए हैं, बंटवारे की झंझट में झगड़ा हुआ और 2 चेनें मिली हैं। साउथ इंडियन लोगों की चेनें हैं, महिलाओं की, ट्रेन से लूटी हुई, ये ट्रेन के लुटेरे हैं। एक नंबर ज़रूर मुझे मिला है, लेकिन इस नंबर पर जो सज्जन बोल रहे हैं वो मेरी हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं और वो अंग्रेज़ी में जो बोल रहे हैं वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने उनसे फ़ोन लिया, अपने फ़ोन से, अपने राजकीय फ़ोन से उस नंबर पर फ़ोन मिलाया। प्रोफेसर जनार्दन उस तरफ थे। उन्होंने बताया कि किसी इंस्पेक्टर ने फ़ोन किया था। मैंने उनको बताया कि इस तरह से आपकी पत्नी की क्या चेन लूटी गई थी और क्या आपने इस संबंध में कोई रिपोर्ट लिखाई थी। उन्होंने फ़ौरन क्राइम नंबर चेन्नई का बताया और जबलपुर में उनसे लिखवा के लिया गया था, ये भी उन्होंने पूरी बात बताई। मैंने उन्हें अपना ईमेल आईडी दिया और ये कहा कि कृपा करके मैडम की ये जो चेन गायब हुई है इसकी कोई फ़ोटो उपलब्ध हो, किसी शादी ब्याह में उन्होंने पहनी हो या किसी फंक्शन में पहनी हो या वैसे किसी वजह से हो, वो हमें भेज दें ताकि हम ये मिलान कर सकें कि ये लुटेरे जो बात बता रहे हैं वो सही है या गलत है। प्रोफेसर जनार्दन ने फ़ौरन अपनी पत्नी की एक फंक्शन की फ़ोटो भेजी। देखते ही हम लोग जान गए कि ये वही चेन है जो प्रोफेसर जनार्दन की पत्नी ने पहन रखी है। उन्होंने पूछा आप कैसे होगा, मैंने कहा आपको यहाँ आना होगा। एक छोटी सी कोर्ट की फॉर्मेलिटी होती है जिसमें हम आपको ये चेन सुपुर्दगी में दे देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, हम कोशिश करेंगे, हम ज़रूर आएंगे। मुझे भी लगा कि शरीफ आदमी है, भला आदमी है और ये अगर इसको ये चेन मिल जाएगी तो ये कम से कम एक आदमी ऐसा हो जाएगा जो पुलिस की आलोचना नहीं करेगा कभी भी। बहुत दूर की बात है, वो कन्याकुमारी में प्रोफेसर हैं, घटना इलाहाबाद में हुई है, रिकवरी रायबरेली में हुई है। जनवरी के मध्य में, जनवरी 2014 में श्री जनार्दन अपने एक मित्र के साथ रायबरेली आ गए।
मेरे कक्ष में, एसपी के कक्ष में। उस समय एक बड़ी गंभीर मीटिंग चल रही थी और हमारे बहुत सीनियर अधिकारी आए हुए थे। उन्होंने बाहर वेट किया। जैसे ही मीटिंग ख़त्म हुई, बताया गया, मैंने उनको आदरपूर्वक बुलवाया, कहाँ रुके हुए थे उनसे पूछा, उनके रुकने खाने की व्यवस्था कराई। शाम हो गई थी, कोर्ट्स उठ चुकी थी। रात में वो रुके। संतोष द्विवेदी और एक एसके सिंह करके सब इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच का, जो इंट्रोगेट जिसने किया था, उन दोनों को कोर्ट में भेजा गया। कोर्ट की छोटी सी प्रोसीडिंग्स के बाद उनकी चेन उनको वापस मिल गई। वो बहुत भावुक हो गए। वो धन्यवाद करने आए और बोले, मैं इतना परेशान इसलिए था, इतना पैसा ट्रेन का खर्च करके यहाँ तक इसलिए आया हूँ क्योंकि ये मेरी पत्नी का मंगलसूत्र था और ये मंगलसूत्र उन्होंने अपनी शादी में, उनको उनके पेरेंट्स ने दिया था और अपनी शादी का ये मंगलसूत्र है। और हम लोग शादी के मंगलसूत्र विवाहिता महिलाएं जब तीर्थाटन पर जाती हैं तो पहन कर जाती हैं ताकि उनका सुहाग, उनका मंगल वो अखंड रहे और दीर्घजीवी हो। प्रोफेसर जनार्दन ने कन्याकुमारी पहुंचकर बहुत ही भावुक मेल भेजा कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि इस तरह से चोरी गई या लूटी गई हमारी पत्नी का मंगलसूत्र कभी मुझे वापस भी मिलेगा। और मैं आप लोगों को उनकी ईमेल आईडी भी दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप ज़रूर नोट कर लें। और उस समय जो उनका मोबाइल नंबर, मैंने भी मेल पे सर्च किया था, 2014 में जो उनका मोबाइल नंबर था वो भी मैं दे रहा हूं। वो बहुत ही सज्जन और भावुक व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत जानकार व्यक्ति हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अगर उनको मेल करेंगे तो वो पूरी घटना आपको ज़रूर बताएंगे, या जो उन्होंने मेल मुझे भेजी थी वो आपको ज़रूर भेजेंगे। उनकी मेल आईडी है JANANGC, जाना NGC, JANANGC@gmail.com और उनका नंबर है 9443133739। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, उनका मोबाइल नंबर जो 2014 में अपने मेल में उन्होंने मुझे भेजा था, उसके बाद मेरी बात नहीं हुई, वो नंबर था 9443133739, प्रोफेसर N जनार्दन। ये बातें मैंने बात की बात में, जब रेलवे की बात आई और उस गुमशुदा के पिता रेलवे में 3 दिन तक परेशान रहे, इसलिए मैंने बात की बात में बताई कि क्यों वो बार बार रेलवे स्टेशन की तरफ, बार बार GRP की तरफ भाग रहे थे। 3 दिन वो इसी आस में रेलवे स्टेशन मुरादाबाद के चक्कर लगाते रहे कि अगर कोई घटना दुर्घटना रेलवे स्टेशन पर हुई होगी तो GRP वालों से नहीं छिप सकती और हमें हमारे बेटे का पता लग जाएगा। इट्स ओपन सीक्रेट कि ट्रेन और स्टेशन में कोई घटना रेलवे पुलिस से छिपने का प्रश्न ही नहीं उठता। आप पूछेंगे तो मना कर देंगे। आपके साथ कोई घटना हुई है, वो कहेंगे ठीक, हम विवेचना करेंगे। लेकिन सत्य ये है कि उनसे कभी, क्योंकि बहुत छोटा दायरा उनके सुपरविज़न का और बहुत छोटा दायरा क्राइम करने वालों का, एक डिब्बे का दायरा, 70-80 आदमी उसमें, लंबी दूरी की ट्रेन है, उसमें कौन भीतर चाय बेचने जा रहा है, कौन भीतर सामान बेचने जा रहा है, एक एक आदमी का हिसाब किताब। क्योंकि लाइसेंस वेंडर्स बहुत कम हैं जो ट्रेन के भीतर इस तरह से भागते दौड़ते हैं, ये सब अनलाइसेंस्ड हैं और बिना पुलिस के कनाइवेंस के वो डिब्बों के भीतर इस तरह की चहलकदमी नहीं कर सकते। खैर, 7 तारीख को GRP में किसी सज्जन सब इंस्पेक्टर ने श्री शर्मा से ये कहा कि आप शाम को या रात में 11 बजे के बाद आइएगा, तब थोड़ी भीड़ भाड़ कम होती है। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 और एग्ज़िट यानी बाहर निकलने के रास्ते के जो CCTV लगे हुए हैं उनकी फुटेज निकाल कर रखूँगा। आप इत्मीनान से देखिए, 1-2 दिन लग सकते हैं क्योंकि बहुत हैवी डाटा होता है। और पहचान के देखिए कि बेटा आपका स्टेशन पर उतरा भी कि नहीं उतरा, और उतरा तो फिर किधर गया। खैर, उन्होंने 2 दिन 8 और 9 जून को 2 दिन लगातार राजेंद्र शर्मा जी ने फुटेज देखी और उन्हें उनका बेटा शुभम शर्मा अकेले बाहर जाते हुए सही सलामत दिख गया। जहाँ तक कैमरे की रेंज थी वहाँ तक वो बिल्कुल सही सलामत बाहर की तरफ जा रहा था। इस पर उनको ये इत्मीनान हुआ कि कोई घटना रेलवे स्टेशन या रेल के डिब्बों के भीतर नहीं हुई है। वहाँ से वो सीधे थाना सिविल लाइन मुरादाबाद गए और उन्होंने गुमशुदगी लिखाकर बच्चे को ढूंढना शुरू किया। गुमशुदा की जो SOP है, मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। पोस्टर लगते हैं,
इश्तहार छपते हैं, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर इश्तहार चिपकाए जाते हैं, दूरदर्शन से प्रसारण किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से उस तारीख के बाद की जो अज्ञात लाशें हैं उनकी सूचना मंगाई जाती है। रेंज या जोन के सभी ज़िलों को ये बताया जाता है कि इस अमुक तारीख के बाद अगर कोई अज्ञात लाश मिली हो या कोई घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती हो तो उसकी सूचना दी जाए। ये सभी मुरादाबाद की पुलिस ने अपना काम शुरू किया और वो काम करते रहे। गायब होने के करीब 15 दिन बाद सिविल लाइंस थाने को, मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाने को ये सूचना मिली कि इसी हुलिया की एक अज्ञात लाश बदायूं के थाना फैजगंज बेहटा में सड़क के किनारे 9 तारीख को ही पड़ी मिली थी। 8 तारीख को पड़ी मिली थी और 9 तारीख को इसकी सूचना हुई थी और 9 को ही इसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराया गया था। राजेंद्र शर्मा जी को जब ये सूचना मिली तभी वो भाग के फैजगंज बेहटा थाने पर गए थे और अपना पूरा किस्सा उन्होंने कृपाल सिंह प्रभारी निरीक्षक को बताया। उन्होंने जो अपने रिकॉर्ड हैं वो देखकर बताया कि 9 तारीख को इस बॉडी की वहाँ सूचना मिली थी और वो उस समय तक काफ़ी सड़गल गई थी और सिर पर चोट से ये अंदाज़ लग रहा था कि शायद आपके बच्चे ने शराब पी हो और किसी गाड़ी से टकरा गया हो। उसके सिर पर और बदन पर काफ़ी चोट थी, इसीलिए उसका कोई मुकदमा नहीं लिखा गया। एक इत्तफाकिया जीडी में एक एंट्री की गई कि इत्तफाकिया यानी ये कोइंसिडेंटली कहीं इसको चोट लग गई जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत थी, झूठ थी और मिनिमाइजेशन ऑफ क्राइम था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनको मिल चुकी थी। 72 घंटे तक बॉडी पोस्टमार्टम हाउस में रखी गई थी, उसके बाद अंतिम संस्कार हुआ था। बॉडी के कपड़े और फोटोग्राफ संभाल कर थानों में रख लिए जाते हैं जो रखे गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट था कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एंटीमॉर्टम इंजरीज। ना तो कोई मल्टीपल फ्रैक्चर था, ना ब्रूजेस थे शरीर में कहीं भी, और ना ही इम्पैक्ट से लगने वाली जो चोटें होती हैं वो थी। फिर भी इसको इत्तफाकिया लिख के टरका दिया गया और फौरन राजेंद्र शर्मा जी से एक तहरीर ली गई और इस इत्तफाकिया घटना को अपराध में तरमीम किया गया। क्राइम नंबर 98/2019 2019 धारा 302 और 201 हत्या और हत्या के साक्ष्य को छिपाने या मिटाने के प्रयास की FIR थाना फैजगंज बेहटा में लिख ली गई। जो इंस्पेक्टर इंचार्ज थे थाने के कृपाल सिंह, उन्होंने स्वयं विवेचना ग्रहण की। राजेंद्र शर्मा जी से बच्चे के बारे में डिटेल पूछताछ की और ये भी पूछा कि इसकी किसी से रंजिश कोई नहीं बताई गई। दोस्ती पूछी गई तो राजेंद्र शर्मा ने बताया कि इसके 2 बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक का नाम बंटी दीक्षित, दूसरे का नाम विशाल शर्मा। उन दोनों के मोबाइल नंबर के बारे में उन्होंने कहा मैं घर में पूछ के बता सकता हूँ। उन्होंने घर पे फ़ोन किया और इन दोनों के मोबाइल नंबर घर से ले लिए। इंस्पेक्टर कृपाल सिंह ने फ़ौरन ये नंबर सर्विलांस सेल बदायूं वालों को उपलब्ध कराए और ये कहा कि इसकी डिटेल एनालिसिस करके फ़ौरन बताइए, क्योंकि करीब 15 दिन पहले इस आदमी की हत्या हुई है और आज इनके घर वालों को ये पता लगा है कि ये बॉडी उन्हीं के बेटे की है। क्योंकि जैसे ही ये बताया गया कि इत्तेफाक क्या लिखी गई है, फ़ोटोग्राफ थाने के रिकॉर्ड से बाहर निकाल के, और जो वहाँ आप देखेंगे थानों में बाहर गीले होते हैं कपड़े पोस्टमार्टम के समय, तो जो बाहर पेड़ों में या कहीं टहनी पे या खूंटियों में वो बंडल बना के उस पर एक चिप्पी लगा के कि किस मुकदमे से संबंधित ये माल मुकदमाती है, वहाँ पर टांग दिए जाते हैं। उससे निकाल कर जैसे ही उनके पिता को वो कपड़े और फोटो दिखाई गई, वो चिल्ला कर रोने लगे और बेहोश होकर वहीं थाना परिसर में गिर गए। उन्हें उठाया गया। फिर उसके आगे की बात इंस्पेक्टर इंचार्ज ने उनसे पूछी। सर्विलांस वालों ने अगले ही दिन फैजगंज बेहटा के इंस्पेक्टर और विवेचक को ये बताया कि साहब 3 नंबर बहुत आवश्यक हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिनसे बहुत बार बात हुई है, जिनमें से एक नंबर तो संभवतः किसी महिला का होना चाहिए, क्योंकि उससे रात में दिन में बहुत बार बात हुई है। तीनों नंबर को फिजिकली वेरीफाई करने के लिए फैजगंज बेहटा ने एक टीम को मुरादाबाद भेजा। एक नंबर जिससे बहुत ज़्यादा बात हो रही थी और जिसके लिए कहा गया कि महिला का होना चाहिए,
वो नेहा नाम की एक 23-24 साल की लड़की का नंबर था। दूसरा उस लड़की के भाई बंटी दीक्षित का था और तीसरा बंटी दीक्षित के दोस्त विशाल शर्मा का था। ये तीनों नंबर इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि तीनों की बात किसी की कम और किसी की बहुत ज़्यादा नेहा से हुई थी। महिला इंस्पेक्टर और उसके साथ महिला पुलिसकर्मियों को लेके एक टीम मुरादाबाद गई और नेहा को वहाँ से ले आई। थाने पर आकर उसे बताया गया कि ऐसे ऐसे शुभम शर्मा नामक एक व्यक्ति की 15 दिन पहले हत्या हो गई और 3 दिन पहले उनके पिताजी यहाँ आए थे, मुकदमा लिखा गया था और आपके नंबर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं मृतक के मोबाइल फ़ोन पर। जैसे ही उसने ये जाना कि शुभम की हत्या हो गई है, फपक फपक कर रोने लगी और उसने बताना शुरू किया कि मृतक शुभम से उसका बहुत लगाव था, वो बहुत प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। इसी बीच में नेहा ने बताया कि इसी बीच में मेरे भाई बंटी दीक्षित का एक दोस्त विशाल शर्मा घर पे बहुत आने जाने लगा और मौका देख के वो मेरे साथ कभी बातचीत करता था, कभी छेड़खानी करता था। मैंने उसको अपना नंबर नहीं दिया, उसने किसी तरह पता किया और मोबाइल फ़ोन पर देर सबेर फ़ोन करने लगा, फ़ोन पर परेशान करने लगा। मैं जब उसका नंबर ब्लॉक कर देती थी तो वो नए सिम और नए फ़ोन से मुझे फिर परेशान करने लगा। आज ही जाकर एक दिन मैंने अपने माँ बाप और अपने भाई बंटी को बताया कि विशाल शर्मा का घर में आना जाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, ये बहुत परेशान करता है, छेड़खानी करता है, बहुत तंग कर रहा है, इसकी नज़र बहुत साफ नहीं है, हमें इसकी नज़र में खोट लगता है। उनके माँ बाप और भाई तीनों ने कहा कि अरे उसमें कुछ नहीं है, हम लोग उसी से तुम्हारी शादी कराने की सोच रहे हैं, वो बहुत दिन से आ रहा है, तुम्हारी बहुत तारीफ़ करता है, तुम्हारे बारे में अच्छा कहता है और लड़का ठीक है, क्यों न उससे तुम्हारी शादी करा दी जाए। ये सुन के नेहा बहुत नाराज़ हो गई। उसने कहा शादी करानी ही है तो शुभम से मेरी शादी कराइए, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ शुभम से करूंगी, इस आवारा और लोफर लड़के से मैं किसी कीमत पे शादी नहीं करूंगी। और बार बार वो ये कहती रही कि इसका पहले तो घर पे आना बंद कराइए, ये क्यों घर पे आता है, क्यों मौका देख के ये चला आता है और क्यों मेरे साथ इस तरह की बातें करता है। जैसे ही नेहा ने थाने पर यह बात बताई, कृपाल सिंह पूरा माजरा समझ गए। उन्होंने फौरन 2 बड़ी टीमें भेज के बंटी दीक्षित और विशाल शर्मा को उनके घरों से उठवा लिया, थाने पर ले आए। पुलिसिया स्वागत सत्कार और श्रेणीबद्ध पूछताछ, खासकर विशिष्ट पूछताछ शुरू हुई। और थोड़ी देर में जब मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो ये मजनू टाइप के लोग होते हैं, आशिक मिजाज जो होते हैं, सीटियाबाज भी जिनको कहते हैं, ये विशिष्ट पूछताछ को या यंत्र वाली पूछताछ को झेल ही नहीं सकते। इनका दम, इनकी शक्ति दूसरी तरफ होती है, ये इतना नहीं झेल सकते। और वही हुआ, थोड़ी देर में इन्होंने सब तोते की तरह बता दिया। उन्होंने कहा कि जिस दिन नेहा ने सबको बताया कि मैं इससे शादी नहीं करूंगी विशाल से, और शादी करूंगी तो सिर्फ शुभम से करूंगी, उसके बाद से विशाल बहुत ज़्यादा घर आने लगा और नेहा के माँ बाप को बार बार उन पर दबाव बनाने लगा कि इसको किसी भी तरह से शादी के लिए राजी करिए। बंटी पर भी दबाव बनाने लगा कि तू उसका भाई है, उसको राजी कर, मैं शादी इसी से करूँगा और अच्छे से रखूँगा, इतना पैसा है, दुनिया भर की बातें जो इस तरह के लोग बरगलाने का करते हैं, वो बात करता रहा। लेकिन नेहा ने किसी भी कीमत पर यह बात मानने से इनकार कर दिया कि मैं मर जाऊंगी लेकिन इससे शादी नहीं करूंगी। इतना जानने के बाद एक दिन बंटी और विशाल ने यह कहा कि जब तक ये जिंदा है ये कभी तुमसे शादी नहीं करेगी, पहले कुछ इंतजाम करो, इसको रास्ते से हटाओ, तभी तुम्हारी शादी मेरी बहन से हो पाएगी। बंटी और विशाल ने तय किया कि अब इसको रास्ते से हटाना ही है। वो उसकी गतिविधियों पे नज़र रखने लगे। किसी और से बात करा के उस दिन इनको पता लगा कि वो ट्रेन से मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहा है। ये दोनों अपनी गाड़ी से स्टेशन के बाहर पार्किंग के उस पार अपनी गाड़ी लगाकर वेट करते रहे।
बंटी ने दूर से देख के पहचान लिया कि वो आ रहा है। वो वहाँ से सीधे निकला और टेम्पो स्टैंड की तरफ, टेम्पो के चक्कर में लाइन लगा के वहाँ खड़े होते हैं, आवाज़ लगाते हैं कहाँ कहाँ चलना है। उसकी तरफ जैसे ही बढ़ा, ये गाड़ी लेकर उसके पास। बंटी ने उससे कहा कि अरे भाई, यहाँ कहाँ, इतनी रात में कहाँ दिखाई दे रहे हो? तो उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ दिल्ली से और घर जाना है। इन लोगों ने कहा कि हम भी अपनी बुआ को छोड़ने आए थे, हम लोग भी घर चल रहे हैं और हम तुमको घर तक छोड़ देंगे, घर पर ड्रॉप कर देंगे। उन्होंने, बंटी गाड़ी चला रहा था, अपने साथ में उसने शुभम को बिठा लिया और विशाल पीछे की सीट पर बैठ गया। जैसे ही लोग स्टेशन से थोड़ा आगे बढ़े, विशाल ने गाड़ी में रखी एक भारी लोहे की रॉड से सिर पर पूरे दम से रॉड मार दी। वहीं पर शुभम बेहोश हो गया। उसको लेके ये सीधे स्टेशन से बरेली वाले हाईवे पर, जीटी रोड पर आ गए। और जीटी रोड पर आते ही बीच में उनको ये शक हुआ कि शायद उसको होश आ रहा है, मरा नहीं है। उन्होंने आगे वाली सीट से उसको पीछे वाली सीट के बीच में डाल दिया और दोनों ही आगे बैठ गए। बंटी चलाने लगा और विशाल बगल की सीट में बैठ गया। रास्ते में एक जगह रोक के, जहाँ ईंटें बहुत थीं सड़क के किनारे, रोक के ईंट ले आए और ईंट से भीतर बैठ के उसके सिर को कुचल दिया। वहाँ से सीधे बरेली पहुँचे। बरेली से बरेली बदायूं हाईवे पर वहाँ पहुँच गए और फैज़गंज बेहटा के पास एक जगह सुनसान देखकर गाड़ी एकदम किनारे करके दोनों ने उसको हाथ से जोर से झाड़ियों में फेंक दिया। फेंक के वहाँ से वापस आ गए। भोर में करीबन 3 बजे इन लोगों ने उसके शव को फैज़गंज बेहटा में सड़क के किनारे भेज दिया था, फेंक दिया था। इतनी बात जानने के, इतनी स्वीकारोक्ति के बाद दोनों को 28 जून 2019 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। शुभम की पहचान न हो पाए इसलिए रास्ते में ही उन लोगों ने उसका पर्स, आधार कार्ड, मोबाइल सब कुछ निकाल लिया था, जो गिरफ्तारी के बाद इन लोगों के पास से बरामद हो गया। सभी साक्ष्यों के साथ 2 अक्टूबर 2019 को चार्जशीट नंबर 125/19 को न्यायालय में सभी डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए गए। न्यायालय में इसको दाखिल कर दिया गया। दोनों जेल में हैं और ट्रायल चल रहा है। अब आज की घटना आप समझ ही गए होंगे कि शुभम निरपराध था, निरीह था। उसका गुनाह सिर्फ ये था कि वो किसी से प्यार करता था। ये रिश्ता किसी को पसंद है या नापसंद है, इसकी ओर उसने कभी ध्यान भी नहीं दिया और बेमौत मारा गया। एक गलती नेहा से भी हुई, चाहे वो जानने में हुई चाहे अनजाने में हुई। उसने जो ये कह दिया है कि अगर शादी करनी है तो शुभम से ही करूंगी, या शुभम से ही करा दो शादी अगर तुम्हें कराना ही है तो। जब ये बात घर में किसी को नहीं पता थी तो ये बात नहीं कहनी थी। कोई अगर पूछता तो ज़रूर बता देती। ये गलती उसके पार्ट पर हुई थी। और सबसे बड़ी गलती माँ बाप की। जब नेहा ने कह दिया कि विशाल का घर आना जाना बंद करा दीजिए, वो छेड़खानी करता है, उसकी नज़र ठीक नहीं है, तो घर वालों को वो शादी करते या ना करते विशाल का घर आना बंद करा देना चाहिए था। वैसे भी हम उम्र दोस्तों का उस समय घर में होना अच्छा नहीं माना जाता जब घर में कोई जवान या ग्रोन अप लड़की हो। बड़े बुजुर्ग हमेशा इस पर आपत्ति करते रहे हैं और वो इस पर निगाह भी रखते रहे हैं। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। अगर आप कोई और कारण समझ रहे हों तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं भी जानना चाहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।